स्टार्ट करते हैं। सिंपल मशीन, साधारण मशीन जिसको कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आती है मशीन। मशीन क्या है? ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से कम बल लगाकर कम समय में अधिक कार्य किया जा सकता है। मतलब कम बल लगाएंगे और कार्य अधिक होगा। सिंपल मशीनें कहलाती हैं। जैसे पुली हो गई, मतलब जो जो कुएं पे चरखी गिरनी नहीं होती जिससे पानी निकालते हैं, वो पुली। स्क्रू हो गया, स्क्रू से क्या करते हैं हम लोग, कहीं फिट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जोड़ सकते हैं। जैक हो गया, जैक भी एक आपके साधारण मशीन है। जैसे स्टेपनी वगैरह गाड़ी में चेंज करते हैं तो जैक। लीवर, लीवर भी एक छड़ टाइप की होती है, जिससे देखा होगा पंचर वाली दुकान पे टायर खोलते हैं, लीवर टाइप का होता है। तो इसे मशीनें कहते हैं। अब मशीन में दो टाइप के फोर्स लगते हैं, एक मशीन पे लगता है, एक मशीन द्वारा लगता है। मतलब मशीन पे जो फोर्स लगता है वो आदमी लगाएगा या जो यूज कर रहा होगा मशीन वो लगाएगा। तो सबसे पहले आता है शक्ति। कार्य करने के लिए मशीन पर जो हम बल लगाते हैं, मतलब जो मशीन यूज कर रहा होता है वो जो बल लगाता है उसे शक्ति बोलते हैं। पावर या एफर्ट, मतलब एफर्ट नहीं करता है जैसे वो मशीन पे एफर्ट कर रहा हो। यहीं से आप याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को। तो पावर होता है जो जो कार्य करने के लिए मशीन पर हम बल लगाते हैं, वो पावर कहलाता है। इसे पी से दिखाते हैं। और भार, मशीन द्वारा वस्तु की रुकावट या प्रतिरोध को दूर करने के लिए प्रयोग किए गए बल को भार कहते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी कार्य करने के लिए जो मशीन बल लगाती है, जो मशीन लोड लेती है, इसको भार को लोड भी कह सकते हो, या मशीन जो वेट लेती है, जो मशीन द्वारा किया गया कार्य होता है वस्तु पे, वो भार कहलाता है, लोड कहलाता है। तो दो चीजें हो गई, एक व्यक्ति द्वारा काम किया गया मशीन पर, एक मशीन द्वारा कार्य किया गया वस्तु पर। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। तो शक्ति और भार, ये दो चीज याद रखना हमेशा, क्योंकि अभी आप लोगों को लीवर पढ़ने हैं तो उसमें ये सभी काम आएगा। तो अब आता है मशीन का सिद्धांत। यदि हम ये मान लें कि मशीन में घर्षण नहीं है, मतलब कि कोई भी कार्य कर रहे हैं तो बड़ी स्मूथली हो रहा है, कोई घर्षण नहीं लग रहा है, कोई भी कार्य का नुकसान नहीं हो रहा है, जितना कार्य कर रहे हैं उतना ही हमको मशीन कार्य करके दे रही है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जितना कार्य हम मशीन पे कर रहे हैं उतना ही कार्य, उसी के बराबर कार्य मशीन हमको करके दे रही है। तो यदि हम ये मान लें कि मशीन में घर्षण नहीं है तो मशीन पर किया गया कार्य मशीन द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। समझ गए हो ना? मशीन पर किया गया कार्य बराबर मशीन द्वारा दिया गया कार्य। तो ये अर्थात देखो लिखा भी है नीचे, किया गया कार्य बराबर लिया गया कार्य। मतलब किया गया कार्य किसका? जो हमने मशीन पर किया है, और मशीन द्वारा लिया गया कार्य, मतलब जो हमने इनपुट दिया और आउटपुट मिला, वो दोनों बराबर होते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो। अब देखो, पी क्या है? मशीन पर लगाई गई शक्ति। किसने लगाई? जो काम कर रहा है मशीन पर उसने। डी क्या होगा? कैपिटल डी, शक्ति पी द्वारा तय की गई दूरी। मतलब जो व्यक्ति ने मशीन पर कार्य किया है उसके द्वारा ये तय की गई दूरी है, कैपिटल डी। और डब्ल्यू क्या है? मशीन द्वारा उठाया गया भार, मतलब जो लोड लिया है, भार किया है, वो मशीन द्वारा, उसको डब्ल्यू दिखा रहे हैं। और स्मॉल डी क्या है? जो उस मशीन द्वारा जो लोड लगाया गया है, जो भार लगाया गया है, जो उठाया गया भार है, उसके द्वारा तय की गई दूरी स्मॉल डी से दिखाते हैं। ठीक है। अब देखो कार्य की परिभाषा क्या होती है? कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणे दूरी, विस्थापित दूरी। अब देखो इनपुट में क्या है? व्यक्ति कार्य कर रहा है पी से, पी शक्ति लगा रहा है तो पी गुणे डी। अब मशीन कार्य क्या कर रही है? डब्ल्यू, डब्ल्यू को लोड उठा रही है, वो कितना विस्थापन दे रही है, कितनी दूरी तय कर रही है? डी के स्मॉल डी। तो पी इंटू डी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू डी। ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका, इनपुट बराबर आउटपुट। यही मशीन का सिद्धांत होता है कि मतलब जितना हमने मशीन पर कार्य किया, मशीन ने उतना कार्य करके हमको दे दिया। ठीक है, यहाँ पर घर्षण नहीं है तो इसलिए हम कोई नुकसान लेके नहीं समझ। अगर घर्षण हम लोग मानते तो वो अलग केस हो जाता। उसमें क्या होता कि जो इनपुट होता वो आउटपुट थोड़ा मिलता और बाकी हमको घर्षण में उसका नुकसान दिखाना पड़ता। ये अब अभी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, आगे बढ़ेंगे, जैसे आगे बढ़ोगे तो आएगा ये आगे। अब आता है यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल मैकेनिकल एडवांटेज। मशीन द्वारा उठाए गए भार तथा शक्ति
या प्रयास के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। यांत्रिक लाभ ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं कि मशीन द्वारा जो किया गया कार्य है बटे व्यक्ति द्वारा मशीन पर किया गया कार्य, मतलब W बटे P। अब देखो W क्या था यहाँ पे, W यहाँ पे था कि मशीन द्वारा वस्तु या प्रति, मतलब मशीन द्वारा किया गया कार्य बटे P। P क्या है, व्यक्ति द्वारा, मतलब हम लोगों द्वारा किया गया कार्य मशीन पर। ओके, ठीक है। तो ये W बटे P, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ये W बटे P रहेगा, ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना हमेशा, W बटे P। अब इसके बाद आता है वेग अनुपात। अब वेग अनुपात क्या है, वेग अनुपात में हम लोग देखते हैं कि मशीन के प्रयास P द्वारा तय की गई दूरी D, कैपिटल D, और लोड W द्वारा तय की गई दूरी स्मॉल d को अनुपात को वेग कहते हैं। अब देखो कैपिटल D कौन तय करता है, किसकी वजह से तय होता है, कैपिटल P, मतलब एफर्ट या प्रयास की वजह से होता है, जो ये वाला P था यहाँ पे शक्ति। इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो कैपिटल D है, और लोड W द्वारा तय की गई दूरी स्मॉल d है। मतलब जो P है, जो वस्तु पर कार्य कर रहा है उस व्यक्ति द्वारा जो P लगाया जा रहा है उसकी वजह से कैपिटल D आया है, और जो मशीन कार्य कर रहा है W उसके द्वारा स्मॉल d आया है। ठीक है, इन दोनों के अनुपात को हम लोग कहते हैं वेग अनुपात, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो। तो कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब ये दोनों आपके फॉर्मूले जो बनते हैं, एक होता है यांत्रिक लाभ का, मैकेनिकल एडवांटेज MA बोलते हैं उसको, W बटे P। एक होता है वेग अनुपात का, जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटल D बटे स्मॉल d। ये दोनों फॉर्मूले आपको हमेशा याद रखने हैं, इसके स्क्रीनशॉट लेके भी आप रख सकते हैं, या वीडियो को बार बार देखकर भी याद कर सकते हैं, आपकी बुक में वैसे दिया भी होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एफिशिएंसी ऑफ मशीन, मशीन की दक्षता। अब एफिशिएंसी आप अब ऐसे समझ सकते हैं कि जितना हम कार्य मशीन पे कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके द्वारा हमको आउटपुट मिले, मतलब जितना इनपुट दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमको अगर आउटपुट मिलता है तो बताते हैं कि एफिशिएंसी अच्छी होती है। तो आप यहीं से एफिशिएंसी का मतलब समझ सकते हैं, घर्षण के कारण लगाए गए प्रयास से कम कार्य में हमें मशीन से मिलती है, कुछ कार्य घर्षण में कारण कम हो जाता है, अतः लाभदायक कार्य तथा किए गए कार्य के अनुपात को मशीन की दक्षता कहते हैं। मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, हमने जो हमको मशीन से कार्य मिल रहा है वो आउटपुट हो गया, और जो हम मशीन पर कार्य दे रहे हैं, जो मशीन पर जो कुल कार्य कर रहे हैं वो इनपुट हो गया। तो इसको ईटा से दिखाते हैं, नीटा से। ये एन टाइप का होता है, ये लैटिन वर्ड होता है, इसको इससे दिखाते हैं, इसको नीटा बोलते हैं। तो मशीन द्वारा किया गया लाभदायक कार्य बटे मशीन पर किया गया कुल कार्य, इसमें साफ साफ देखो दिया आउटपुट बटे इनपुट, ऐसे याद कर सकते हो उसको। ठीक है, अभी अब आप देखेंगे ये आउटपुट है, हम लोगों ने आउटपुट यहाँ कैलकुलेट किया था। ये आउटपुट क्या था, मशीन द्वारा किया गया वस्तु पर कार्य और उसके द्वारा तय की गई दूरी W इंटू डी, और मशीन पर किया गया कार्य जो आदमी ने या व्यक्ति ने किया होगा जो P इंटू डी था, तो WD हो जाएगा ऊपर बटे P इंटू डी। अब देखो आगे देखेंगे, ये देखो दिया उसमें W इंटू स्मॉल d बटे P इंटू कैपिटल D। ये अगर नहीं समझ में आया तो पीछे दोबारा देख लेना। अब देखो W बटे P हम लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा था मैकेनिकल एडवांटेज का, और कैपिटल D बटे स्मॉल d अभी वेलोसिटी रेशियो को पढ़ा था। ये W बटे P मैकेनिकल एडवांटेज का, कैपिटल D बटे स्मॉल d पढ़ा था वेग अनुपात का। तो ये यहाँ पर W बटे P को हमने यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज रख दिया, और कैपिटल D बटे स्मॉल d को वेग अनुपात रख दिया। मतलब कि अब यहाँ पर क्या अपना हो गया, फॉर्मूला नया बन के तैयार हो गया। यहाँ पर अपना फॉर्मूला नया बन के तैयार ये हुआ कि ये मशीन की दक्षता मतलब नीटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो। ये फॉर्मूला अपना नया तैयार हो गया। यहाँ पे इसको नीटा दिखा देते हैं। ठीक है, ये नीटा दिखा गया, नीटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेग अनुपात। ठीक है,
अब देखो वेग अनुपात ये दिया रखा है, ये दे रखा है अतः नीटा परसेंटेज में अगर हम निकालेंगे तो नीटा परसेंटेज के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज के लिए जब जानते ही परसेंटेज के लिए हमको क्या करना पड़ता है, गुणे 100 करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग गुणे 100 करेंगे। ये देखो आप समझ पा रहे होंगे, गुणे 100, ये आउटपुट बटे इनपुट गुणे 100 यहाँ पे देखो दे रखा है, नीटा परसेंटेज इक्वल टू आउटपुट बटे इनपुट इनटू परसेंटेज। अब आउटपुट बटे इनपुट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम ए बटे वी आर, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो, जो पीछे हम देख चुके हैं मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, गुणे 100। अब यहीं से हम लोग को सीधे फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूले समझ लिए कहाँ से आए, अब याद रखना है, न्यूमेरिकल में सीधे क्वेश्चन आएगा सीधे फॉर्मूले बेस पे ही आएगा, फॉर्मूला रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और जो आंसर आएगा सीधे टिक करके आगे बढ़ना है। इसी प्रकार यांत्रिक लाभ, अब मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज एम ए बटे वी आर दे रखा है और इज इक्वल टू में आपका बराबर में ईटा दे रखा है। अब अगर हम अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं तो वेग अनुपात क्या हो, उस तरफ चला जाएगा तो ईटा के गुणे में चला जाएगा, यहाँ पे गुणे में आ जाएगा, है ना, ये गुणे में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये इसी प्रकार यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या हो गया, दक्षता गुणे वेग अनुपात, ये गुणे में वेग अनुपात हो गया। मतलब एक फॉर्मूला याद रखना है तो बाकी फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं। ये वाला फॉर्मूला अगर आप याद रख लेते हैं, ये वाला, तो ये भी बेहतर है, उसी से हम ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या ये वाला। सबसे बढ़िया आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद रखें, इसी से ये ये भी वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों बन जाएंगे इसी से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो न्यूमेरिकल इसमें दे रखा है, एक साधारण मशीन द्वारा वेग का अनुपात क्या है, वेलोसिटी दिया है वी आर, वेलोसिटी रेशियो दिया 20, यदि 25 किलोग्राम के बल से 400 किलोग्राम भार उठा लेती है। अब देखो ये पी दे रखा है और ये लोड कितना उठा रही है, डब्ल्यू 400 किलोग्राम भार उठा लेती है। यांत्रिक लाभ तथा दक्षता याद करो। अब दक्षता, अब देखो यहाँ पे हमने क्या करेगा, वेग अनुपात 20 दे रखा है, डब्ल्यू दे रखा है 400, पी दे रखा है 25। अब यांत्रिक लाभ निकाल लेना हम लोगों को, मैकेनिकल एडवांटेज डब्ल्यू बटे पी, तो 400 बटे 25, आंसर क्या आ गया 16। परसेंटेज निकालना है, दक्षता निकालनी है, तो एम ए बटे वी आर होता है, ऊपर से फॉर्मूले हम सब ये देख चुके हैं। तो एम ए 16 आ जाएगा, 20 हो जाएगा, गुणे 100 बराबर 80% अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे ये सारे न्यूमेरिकल हैं, ये अपना पढ़ लेना, सीधे फॉर्मूला बेस पे हैं, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन और सीधे सीधे जल्दी जल्दी हो भी जाएंगे। ज़्यादा टफ नहीं है। अब इसके बाद आते हैं, ये न्यूमेरिकल दे रखा है, ये भी देख लेना अपना। अब इसके बाद आते हैं बलागुड़, ये आप लोगों ने 9th हाई स्कूल में पढ़ा होगा, बलागुड़ क्या होता है। बलागुड़ का फॉर्मूला भी आपको पता होगा, टाउ से दिखाते हैं इसको, टाउ से दिखते हैं, इसको टाउ लिखते हैं। तो टाउ बराबर क्या होता था, एफ गुड़े गुड़े डी होता था। तो टाउ होता था बलागुड़, एफ क्या होता था उस पर लगा बल, और गुड़े डी क्या होता था, बल से, बल की प्रतिक्रिया रेखा से जहाँ जिस बिंदु से वो आघूर्ण लेता है उसके बीच की दूरी होती है। तो एक बार हम पढ़ लेते हैं तो हम लोगों को सब समझ में आ जाएगा। बल आघूर्ण क्या होता है, बल का वह प्रभाव जिसके कारण कोई वस्तु किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है, बल आघूर्ण या घूर्ण कहते हैं। घूर्ण से समझ में आ रहा होगा, घूर्णन मतलब घूमने के लिए। अब ये पॉइंट है फिक्स, यहाँ पे बल लग रहा है। अब ये फिक्स है, तो अगर इधर बल लगाएंगे तो ये छड़ जो है एल लंबाई की, वो ऐसे घूमने नहीं लगेगी, गोल गोल घूमने लगेगी, तो इसी को बल आघूर्ण कहते हैं। तो फोर्स पी है, और जिस पॉइंट फिक्स है, जो पॉइंट फिक्स है उसकी फोर्स पे जहाँ जहाँ फोर्स लग रहा है उसके बीच की दूरी क्या है, एल। तो पी गुणे एल अपना बल आघूर्ण आ जाएगा। इसीलिए क्या कहते हैं, देखो स्थिर बिंदु जिसके चारों ओर वस्तु घूर्णन करती है उसको आलंब बोलते हैं, ये आलंब है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फलक्रम बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं, फलक्रम कहलाता है, आलम्ब कहलाता है। बल आघूर्ण बल तथा बल की आलम्ब से लंबवत दूरी, ये बल हो गया और ये आलम्ब उसके बीच की दूरी के गुणनफल को ही बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, चित्र अनुसार आप अब देख लेंगे, हमने बता दिया है, अब जब पढ़ लेना। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, बल गुणे बल के आलम्ब से लंबवत दूरी P इंटू एल। यदि बल वस्तु को घड़ी की सुई में क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई की अगर दिशा में घुमाता है तो आघूर्ण
धनात्मक मतलब पॉजिटिव साइन के साथ होगा, प्लस में होगा। यदि यदि बल वस्तु की घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो आघूर्ण क्या होगा, अपना निगेटिव होगा। तो याद रखना, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज में निगेटिव होगा। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आघूर्ण का सिद्धांत। यदि कोई वस्तु अनेक बल आघूर्णों के प्रभाव में संतुलन में रहती है तो इस स्थिति पर कार्यरत सभी धनात्मक घूर्णनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अब देखो कोई एक पॉइंट है, ऐसे समझ लो, इसको अलग से समझो। ये जैसे मान लो एक पॉइंट है यहाँ पे, अब यहाँ पर कोई आघूर्ण लग रहा है, एक इधर से बल लग रहा है, एक इधर से बल लग रहा है, एक इधर से लग रहा है। तो ये चारों तरफ से जो बल लगेंगे, इनकी वजह से ये जो पॉइंट है ये वाला अपनी जगह फिक्स है। जिसका मतलब क्या हुआ, ये बल और इस बल की वजह से ये सारे बल जो लग रहे हैं आपस में कैंसिल हो जा रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या स्थिर है। अगर ये कहीं इधर उधर भागता तब क्या कहते हैं कि बल की वजह से भाग रहा है। अब ये भाग पा नहीं रहा, कहीं स्थिर है, मतलब फिक्स है एक जगह। तो क्या हो गया, सारे बल का योग जो है जीरो हो गया है आपस में। इसलिए देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो इस पर अगर संतुलन में रहती है, मतलब फिक्स रहती है, स्थिर रहती है, तो इस स्थिति में वस्तु पर सभी धनात्मक घूर्णनों का बीजगणितीय योग शून्य होगा, जीरो होगा। तो जो हम गुण निकालेंगे तो इसका इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब m क्या है, m यहाँ पे बलागुण है। ठीक है। ये अब ये देखो हर जगह काम आएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया है। अभी न्यूमेरिकल लगाओगे तो उसी में इसी का बार बार इस्तेमाल होगा कि अगर पॉइंट फिक्स है तो उस पर जो लगेगा, जो जितने भी बलागुण लग रहे होंगे सबका योगफल क्या होगा, जीरो होगा। जीरो इसलिए होगा क्योंकि ये फिक्स है। अगर फिक्स ना होती तब जीरो नहीं होता, ये कन्फर्म है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं बल युग्म, जिसको बोलते हैं कपल फोर्स। क्या बोलते हैं, कपल फोर्स। यदि दो समांतर समान परिमाण के अलग अलग बिंदुओं पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो उसे बल युग्म कहते हैं। इसको ऐसे समझ लो, जैसे आप पानी की टंकी होती है, उसको जब ओपन करते हो तो खोलने के लिए क्या होता है, एक उंगली आगे की लगाता है, एक उंगली पीछे की तरफ लगाते हो, तो दोनों का अपोजिट बल लगाते हो। ये मान लो पानी की टंकी इधर, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लगा है, तो ये क्या हो गया, ऐसे घूम रहा है, ऐसे गोल गोल घूमेगा। तो क्या होगा, ऐसे गोल गोल घूमने से टंकी खुल जाती है, ऐसे करने बंद हो जाती है। तो इसी को क्या होते हैं, बोलते हैं कपल फोर्स बोलते हैं। एक ही पॉइंट पे दो अपोजिट दिशा में अगर फोर्स लग रहे हो तो उन्हें कपल बोलते हैं। देखो ऐसे पढ़ो, बल युग्म के घूर्ण का मान उनमें से एक बल के मान तथा दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी के गुणनफल के समान होता है। ठीक है। बल युग्म समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप लोग डाउट पूछ सकते हैं बाद में। अब इसका बाद आता है टार्क। टार्क क्या होता है, किसी वस्तु का मान जो कि वस्तु के अक्ष पर घूमने की शक्ति देता है, अर्थात अर्ध व्यास पर लगने वाला बल किसी वस्तु को अक्ष के चारों ओर घुमाने की कोशिश करता है, टार्क कहलाता है। बिल्कुल मोमेंट जैसा ही होता है। एक पॉइंट जो फिक्स होता है, अगर उस पर जो बल लगता है उसकी वजह से क्या होता है, घुमाने की कोशिश करता है, तो उसे ही टार्क करते हैं। इसका भी फॉर्मूला सेम होता है, बल गुणे अर्ध व्यास आर। अब देखो जो ऐसे करके गोल गोल घुमाएगा, ये पॉइंट तुम्हारा फिक्स हो जाएगा, ये वाला पॉइंट फिक्स माना है। यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस तरफ को, तो ये क्या होगा, ऐसे घुमाएगा पूरा, तो पूरा गोल बन जाएगा। अब गोल बन जाएगी, लेकिन हमको क्या देखना होता है, जहाँ पॉइंट फिक्स होता है वहाँ से फोर्स के बीच की दूरी देखनी होती है। अब ये अर्धवृत्त के व्यास के बराबर है, आर के बराबर है, इसलिए यहाँ पे क्या देख दिया, अर्धव्यास लिख दिया है, मतलब त्रिज्या के बराबर है, आर के बराबर। ठीक है। तो लेकिन फार्मूला सेम है, फार्मूला यहाँ भी सेम है जो आपने यहाँ देखा था। ये क्या है, पी गुणे एल दे रखा है, बल तथा बल के आलम से लंबवत दूरी। अब बल है और बल के आलम से लंबवत दूरी है, ये आर, तो एफ गुणे आर। अब आर का, अब ये वृत्त है, जबकि वृत्त का त्रिज्या है, तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, अब अर्धव्यास है, उसका देखो फॉर्मूला लगा दिया त्रिज्या का। ठीक है। तो एक सेकंड में किया गया कार्य, अब एक सेकंड में क्या किया गया कार्य, अब 2 पाई आर होता है इंटू एन जूल। एन क्या है, चक्कर हो गए। इसको ऐसे समझो ऐसे फॉर्मूला याद रखोगे तो भूल जाओगे।
अब देखो आर दिया है ये, ठीक है, 1 सेकंड में किया गया कार्य, जबकि हमने क्या किया था, इसमें लिखा हुआ है किसी वस्तु का वह मान जो वस्तु के अक्ष पर घूमने की शक्ति देता है, अर्थात अर्ध व्यास पर लगने वाला बल किसी वस्तु को अपने अक्ष के चारों ओर घुमाने की कोशिश करता है। मतलब कि ये भी एक हिसाब से बल आघूर्ण है, घुमाने की कोशिश कर रहा है, टार्क कहलाता है। यह वस्तु पर लगने वाले बल तथा अर्धव्यास के गुणनफल के बराबर होता है। अर्धव्यास या त्रिज्या होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक चक्कर में कार्य टार्क टी इक्वल टू एफ गुणे अर्धव्यास आर, तो एफ इंटू आर। अब देते हैं 1 सेकेंड में किया गया कार्य, तो एफ गुणे एफ क्या हो गया तुम्हारा, फोर्स हो गया। अब देखो कार्य की परिभाषा क्या होती है, फोर्स गुणे दूरी। अब 1 सेकंड के लिए तो दूरी, 1 सेकंड में दूरी कितनी तय करेगा, तो इतना आप लेकर समझे अलग। ये चीज होगी 1 सेकंड में तय की गई दूरी, ये आर गुणे 2 पाई एन, फोर्स से गुणा कर देंगे तो कार्य अपना निकल आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपना अपने पास रखेंगे, ऐसे समझेंगे, आर गुणे 2 पाई एन। 2 पाई कहाँ से आ गया, क्योंकि ये पूरा एक चक्कर काट रहा है, तो एक चक्कर मतलब 360 डिग्री। पाई का होता है मान 180, है ना, पाई का मान 180 होता है, तो 2 पाई का 360 हो जाएगा, एन चक्कर काट रहा है, तो 2 पाई एन आर, ये हो गया पूरा, ये दूरी हो गई और ये फोर्स हो गया। तो फोर्स और दूरी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कार्य निकल के अपना आ जाता है। तो ऐसे फॉर्मूला ये याद रखना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। साधारण मशीनों का वर्गीकरण। साधारण मशीनों के वर्गीकरण आमतौर पर निम्न भागों में बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या क्या दिया है, इंक्लाइंड दिया है, इंक्लाइंड प्लेन जिसको आनत प्लेन बोलते हैं, उत्तोलक दिया है, गिरनी दिया है, फन्नी दिया है, गियर दिया है, स्क्रू जैक दिया है, पहिया धुरी दिया है। तो आपको ये सारा नहीं पढ़ना है, आपको उत्तोलक पढ़ना है। और आपकी बुक में आनत प्लेन भी दिया है और घिरनी दिया है। वैसे मेन क्या है आपका, लीवर से मतलब है, ठीक है। बुक में ये भी दिया, ये भी दिया, लेकिन सिलेबस में उत्तोलक अकेला ही है आपके। लेकिन अब सब ये बुक में दे रखा है तो हम लोग तीनों पढ़ लेंगे, लेकिन उत्तोलक को अच्छे से पढ़ लेंगे, ओके। तो आनत तल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्षैतिज रेखा पर किसी कोण से झुका हुआ आनत तल कहलाता है। अब देखो एक तल है, अगर एक तल है सीधा, ये प्लेन बोलोगे, अगर इसी प्लेन से झुका के एक प्लेन ऐसे लगा देते हैं, ये हो गया झुका हुआ तल, ये वाला, ये झुका हुआ तल हो गया। इसको कितने झुका है, ये थीटा पे मान लेते हैं झुका है, ठीक है। अभी हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ ही चुके हैं। अब यहीं पर टेन थीटा और सब साइन थीटा वगैरह का यूज होगा अपना, ठीक है। टेन थीटा साइन थीटा, अब कैसे होगा यूज, अब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तब अब समझ में आ जाएगा। तो देखो माना झुका हुआ तल ए बी है, और जो ये देखो ए बी प्लेन है, ये ए बी माना क्षैतिज रेखा थीटा कोण बनाता हुआ झुके हुए तल पर रखी हुई कुल 3 बल कार्य कर रहे हैं। एक ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, एक ये तल है, एक ये तल है। ये कितना है, फाई एंगल पे दे रखा है इसमें, उसको फाई मान लो या आप लोग थीटा मान लो। आप लोग यहाँ देखो चित्र में यहाँ फाई दे रखा है, लेकिन कैलकुलेशन में थीटा दे रखा है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों चीज़ें एक ही के लगभग दे रखी हैं, गलती से छाप दिया इन लोगों ने। तो आप लोग ऐसा करिएगा, थीटा लेके समझ के चलते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो थीटा जो कोण पे झुका हुआ है, एक ये रखा है, वस्तु रखी है। अब देखो वस्तु पे 3 चीज़ें लग रही होंगी। पहला क्या लग रहा है, वस्तु का जो भार होता है सीधा नीचे लगेगा, ठीक है, W बराबर mg। कितना है, W बराबर mg। अब वस्तु पर लगाया गया बल ऊपर की तरफ P, वस्तु पर बल लग रहा है, फलस्वरूप तल की प्रक्रिया रेखा, जो प्रतिक्रिया रेखा होगी वो कितनी होगी, वो R होगी। तो R तल की प्रतिक्रिया रेखा, R ऊपर की तरफ जाएगी। अब ये जो R है ये AC के 90 अंश पर है, ये वाली जो R है वो AC के 90 अंश होगी, मतलब यहाँ पे 90 अंश होगा, ये इतना, ये आपका 90 अंश होगा, और ये आपका थीटा होगा, ठीक है। अब देखो ये P दे रखा है, ये R दे रखा है और ये W दे रखा है, तो ऐसे बन रहा है आपका, ये P बन रहा है, ठीक है, ये R बन रहा है, ये P हो गया, ये R हो गया, इसको सही समझिएगा, और ये W हो गया, W बराबर mg। ये ऐसे दे रखा है, ये 90 अंश है,
ये 90 है, ठीक। और ये जो है पी जो है इसी प्लेन पे है, जैसे तिरछे प्लेन पर दे रखा, जैसे तिरछे प्लेन पे पी बना है। तो ये जो एंगल बनेगा आपका, ये जो आर पूरा सीधा जाएगा, ये एंगल जो बनेगा ये थीटा बनेगा। ये प्लेन वाला एंगल, ये थीटा है, ये भी थीटा बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों को फोर्स के विखंडन करने पड़ेंगे, फोर्स को डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये आर है, ये पी है, ये डब्लू है। तो डब्लू को हम लोग एक पी के बराबर लाएंगे और एक आर के बराबर लाएंगे। तो जब ये थीटा है तो थीटा के पास वाला क्या होगा, ये कॉस थीटा होता है। पास वाला कॉस थीटा, इसे याद रखना, पास कॉस। और ये जो है इधर को एक बल लगेगा, ये साइन थीटा होगा, ठीक है। ये डब्लू को हमने भाग किए हैं, तो डब्लू कॉस थीटा हो जाएगा, ये डब्लू साइन थीटा हो जाएगा। अब आपकी देखो बुक में दे रखा है, ये डब्लू जो है, डब्लू का कॉस थीटा ये हो गया, और ये डब्लू का साइन थीटा हो गया, और डब्लू जगह एम जी रख दिया गया है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक डब्लू कॉस थीटा हो गया, एक डब्लू साइन थीटा हो गया। अब देखो पी जो है ये किसके अपोजिट में है, डब्लू साइन थीटा के। आर क्या है, ये आर है, और ये किसके अपोजिट में है, डब्लू कॉस थीटा के। अब समझ में आ गया ना, ये साइन थीटा और कॉस थीटा कहाँ से आया, ये डब्लू के ही भाग हैं। डब्लू को हमने दो भागों में बांटा, एक इधर एक इधर। इधर वाला थीटा के पास में था तो इसलिए डब्लू कॉस थीटा, ये थीटा से दूर था तो डब्लू साइन थीटा। तो दो भागों में बढ़ते हैं। और अब बराबर कर, अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट स्थिर है, तो इस पे स्थिर पे क्या होगा, फोर्स सब बराबर होंगे। तो ये वाला आर डब्लू कॉस थीटा के बराबर होगा, ये वाला पी डब्लू साइन थीटा के बराबर होगा। अब देखो हम लोग आगे देखते हैं तो वही समझ में आएगा, ठीक। यहाँ तक हमें लगता है सबको सबको समझ में आ गया कि साइन थीटा कॉस थीटा हमने कैसे डिवाइड किया है। अब देखो इसमें दे रखा है, जब शक्ति झुके हुए तल के समांतर बल पे लगे। अब शक्ति जो है पी पे लग रही है इधर, तो ये पी क्या है, इसके बराबर होगा, हमने बताया था जैसे एम जी साइन थीटा देखो हो गया। अब ये आर जो है ऊपर की तरफ है और डब्ल्यू नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, तो डब्ल्यू कॉस थीटा ये नीचे, तो आर इज इक्वल टू अपना क्या होगा, डब्ल्यू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यांत्रिक लाभ क्या है, यांत्रिक लाभ क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, डब्ल्यू बटे पी। डब्ल्यू क्या था, एम जी, पी क्या था, एम जी साइन थीटा, तो मतलब 1/साइन थीटा, ठीक। यहाँ से यांत्रिक लाभ भी तुमको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्थिति जब झुके हुए तल पे आधार के समांतर बल लगे। अब झुके हुए तल के आधार के समांतर बल लगे, अब उस यहाँ पर आप देखेंगे जो पी जो है ऐसे लग रहा था, अब पी जो है ऐसे लगेगा बराबर पे, इस वाले तल के बराबर पे लगेगा। पहले इस वाले तल के बराबर लग रहा था पी, अब इस वाले तल के, नीचे वाले तल के बराबर पे लगेगा। तो यहाँ पे हमको फिर इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो अब देखो अब क्या किसके गुणनखंड हमने किए हैं, ये आर है, ये हम आर के हमने किए हैं। तो ये वाला थीटा जब इधर दे रखा तो ये वाला थीटा आएगा, तो ये वाला थीटा आएगा, तो ये पास वाला है तो आर कॉस थीटा, दूर वाला आर साइन थीटा। अब आर साइन थीटा क्या है, ये पी के बराबर होगा, और ये आर कॉस थीटा ये आपके डब्ल्यू के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू क्या हो गया, आर कॉस थीटा, पी हो गया आर साइन थीटा। यांत्रिक लाभ क्या हो गया, डब्ल्यू बटे पी, कॉट कॉस थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे, तो क्या हो गया कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब 1/tan थीटा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, क्योंकि त्रिकोणमिति भी पढ़ चुके हैं, सूत्र भी याद होंगे उसके। तोलक, अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तोलक। उत्तोलक एक प्रकार की दृढ़ छड़ है जो एक बिंदु जिसे आलम्ब कहते हैं के चारों ओर घूमती है। आलम्ब पर लगाई गई शक्ति की दिशा के बीच की दूरी को शक्ति भुजा कहते हैं, तथा भार और आलम्ब की दिशा के बीच की दूरी को भार भुजा कहते हैं। मतलब जैसे ये एक आलम्ब दिया हुआ है, आलम्ब मतलब जिस पर कोई वस्तु टिकी हुई है, आलम्बित हो, और एक तरफ बल लग रहा है, एक तरफ भार लग रहा है, तो जो भार वाली भुजा होगी भार भुजा कहलाएगी, बल वाली भुजा बल भुजा कहलाएगी, या शक्ति भुजा कहलाएगी, ठीक है। अब तोलक का सिद्धांत क्या होता है कि आलम्ब से बल के बीच की दूरी जो बल भुजा होती है, बल भुजा का गुणा बल से किया जाए और भार भुजा का गुणा भार से किया जाए, दोनों बराबर होते हैं। तो भार गुणे भार भुजा बराबर बल गुणे बल भुजा, ठीक है। अब उत्तोलक का यांत्रिक लाभ देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। यांत्रिक लाभ हम लोगों ने पीछे पढ़ भी चुके हैं। उत्तोलक सिद्धांत के अनुसार भार गुणे भार भुजा बराबर बल गुणे बल भुजा, तो डब्ल्यू गुणे ए एफ इज इक्वल टू पी गुणे बी एफ। तो ये पी है, ये बी एफ है, ये इसे ए एफ है, ठीक है। डब्ल्यू बटे पी इज इक्वल टू बी एफ बटे ए एफ, बल भुजा बटे भार भुजा, ये उसका
यांत्रिक लाभ हो जाता है। ठीक है। अब उत्तोलक के कितने प्रकार होते हैं? उत्तोलक दो प्रकार के होते हैं, एक सीधी छड़ वाला उत्तोलक, एक मुड़ी हुई छड़ वाला उत्तोलक। पहले सीधी हुई छड़ वाला उत्तोलक देखते हैं। सीधी छड़ वाले उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, तृतीय श्रेणी उत्तोलक। ठीक। प्रथम श्रेणी वाले उत्तोलक, अब देखो इसमें मेन अंतर क्या होता है तीनों उत्तोलकों में से, छोटी सी चीज़ है वो याद रखनी है जिससे आपको सारे याद हो जाएंगे। अब देखो प्रथम श्रेणी वाले उत्तोलक में बीच में एफ होता है, मतलब फलक्रम होता है, फलक्रम होता है बीच का एफ। डब्लू बीच में होता है द्वितीय श्रेणी में, और तृतीय श्रेणी में पी बीच में होता है। तो इससे अपना क्या सूत्र बनता है? तो इससे अपना एक सूत्र बनता है एफ डब्लू पी। एफ डब्लू पी ये हमेशा याद रखना। प्रथम श्रेणी वाला एफ, द्वितीय श्रेणी वाला डब्लू, तृतीय श्रेणी वाला पी बीच में रहेगा। तो ये बीच वाले पॉइंट याद रख लो तो सारा याद हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोगों को याद रखना है। तो अब जल्दी से पढ़ लेते हैं। इन्हें प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कहते हैं। इनमें आलम्ब जो होता है भार तथा पी के मध्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए तराजू, कैंची, हैंड पंप। ठीक है। अब दूसरा वाला द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, इसमें भार आलम्ब और बल के बीच में होता है। बल मतलब शक्ति के बीच में होता है। जैसे सुपारी, कटर जो होता है, व्हील बैरो, नींबू निचोड़ने का यंत्र, या आपने देखा होगा जहाँ भट्टे जहाँ ईंटें बनाए जाते हैं उसमें ईंट को क्या होता है बीच में रखते हैं। एक तरफ पहिया लगा होता है जहाँ पे आलम्ब इसको बोलते हैं, एक तरफ व्यक्ति पकड़ता है, इस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा श्रेणी आता है जिसमें उत्तोलक में, जिसमें पी जो होता है आलम्ब और यालम्ब और भार के बीच में होता है। जैसे आपने वो जो गांव में चूल्हे में जो चिमटा नहीं होता जिससे हम लोग लकड़ी वगैरह पकड़ते हैं, वो संडासी। तो इसमें क्या होता है बीच में पकड़ने का अलग काम होता है, और किनारे किनारे आप लोग एक तरफ भर पकड़ते हैं और एक तरफ आलम्ब होता है। तो जो चिमटा बना होता है अपना कैसे बना होता है? ऐसे बना होता है, ऐसे। तो ये जो होता है वो आलम्ब हो गया, यहाँ से हाथ से पकड़ते हैं तो ये पी लग गया, और यहाँ से बाहर पकड़ते हैं तो यहाँ पे डब्ल्यू लग गया। तो पी अपना यहाँ आ गया, बाहर ये आ गया, और आलम्ब फलक्रम ये होता है। ठीक है। तो इसमें तृतीय श्रेणी वाले उत्तोलक में क्या होता है, पी जो होता है बीच में लगता है, एक तरफ एफ होता है, एक तरफ डब्ल्यू होता है, बाहर होता है। अब मुड़ी हुई छड़ वाले उत्तोलक, जिस छड़ की आकृति मुड़ी हुई टाइप की होती है उसे मुड़ी हुई छड़ वाला उत्तोलक कहते हैं। सिंपल है, फार्मूला से ही मतलब लिखे से ही समझ में आ रहा है कि मुड़ी हुई छड़ वाले उत्तोलक को ही मुड़ी छड़ वाला उत्तोलक बोलते हैं। अब इन दोनों भुजाओं, अब जैसे बल भुजा और भार भुजा है, इनके बीच 0 से लेके 180 अंश तक के बीच का कोण होता है। जैसे क्रैंक लीवर हो गया, क्रैंक लीवर कैसा होता है अपना, ये हो गया एक तरफ पी एक तरफ डब्लू। अब देखो ये 90 अंश है, ये 90 अंश है, तो यहाँ पी लग रहा है, यहाँ पे डब्लू लग रहा है, तो ये बीच का आलम्ब है इतना। अब ये मुड़ा हुआ है तो इसलिए ये मुड़ा हुआ तोलक हो गया। कभी कभी ऐसे मुड़ा होता है, ठीक है, कभी कभी सिर्फ 90 अंश पे मुड़ा होता है, ये 90 अंश है। यहाँ पे ये पी लग रहा है, यहाँ पे डब्लू लग रहा है, यहाँ पे पी लग रहा है, यहाँ पे डब्लू लग रहा है, तो ये मुड़ी हुई छड़ वाला उत्तोलक हो गया। हमको सीधी छड़ वाला उत्तोलक पढ़ना है, बाकी हमको पढ़ना नहीं, बस समझ लेना है कि हाँ मुड़ी छड़ वाला भी उत्तोलक एक प्रकार का होता है, बस इतना जान लेना है। ठीक है। उसके ऊपर इन फॉर्मूलों के बेस पर आप लोगों को ये सब न्यूमेरिकल दिए रखे हैं, सीधे सूत्र पे रखने और आंसर प्राप्त करने हैं। ठीक है। उसके बाद आता है गिरनी। गिरनी क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा गांव में जो कुआं वगैरह होता है उसमें चरखी लगी होती है जिससे हम लोग पानी भरते हैं आसानी से। एक तरफ व्यक्ति खींचता है, एक तरफ बाल्टी लटकी हुई होती है जो जल्दी से आसानी से ऊपर आ जाती है। तो साधारण रूप से देखा जाए गिरनी लकड़ी या धातु का घेरा होता है जिसकी परिधि के चारों ओर बाहर की तरफ झिरी कटी होती है। जिस प्रकार रस्सी या चैन लिपटी होती है वह अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है, जाहिर सी बात है। इसके साथ इस भारी वजन को आसानी से ऊपर उठाया जा सकता है, जैसे कुएं से खींचने के लिए, नलकूप लगाते समय, बोकी लगाते समय, कारखानों में भारी सामान उठाने के लिए चरखी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक। अब देख लेते हैं चरखी गिरनी कितने टाइप की होती हैं। अब देखो एक स्थिर गिरनी होती है। स्थिर गिरनी में क्या होता है, ये गिरनी लगी हुई स्थिर है, एक तरफ पी लग रहा है, एक तरफ बाहर लटका दिया है, इधर से हम लोग खींच रहे हैं और इधर बाहर लग रहा है, ये बीच में आलम्ब है। ये भी एक प्रकार का आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, क्योंकि बीच में देखो ये आलम्ब है, और इसके बाद एक तरफ बाहर लग रहा है, एक तरफ पी मतलब शक्ति बल लग रहा है। अभी देखो
इसमें क्या लगा, यदि एक गिरनी होती है जिसमें स्थिर फ्रेम में लगी होती है, अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है, उसकी परिधि से गुजरने वाली रस्सी एक सिरे पर भार लटका होता है, दूसरे सिरे पर शक्ति लगाई जाती है। तय की गई दूरी की मात्रा इसमें भार तथा शक्ति द्वारा तय की गई दूरी एक ही मात्रा होती है, जो कि रस्सी की लंबाई के बराबर होती है। मतलब कि कहने का मतलब यह है, जितनी हम रस्सी खींचेंगे उतनी ही रस्सी जो ऊपर उठेगी। तो यदि भार W बराबर P हो गया, और जो तो भार द्वारा तय की गई दूरी L, शक्ति द्वारा तय की गई दूरी भी L हो जाएगी, क्योंकि L खींच रहे हैं तो L ऊपर जा रहा है, तो दोनों द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई, LL हो गई। तो आउटपुट बराबर इनपुट WL गुणे P गुणे L। तो यहाँ से यांत्रिक लाभ कितना आया, एम ए डब्ल्यू बटे पी होता है, तो एल बटे एल इज इक्वल टू 1। तो इसका याद रखना कि 1 होता है स्थिर पुल्ली का। अब चलती घिरनी का क्या होगा, इसमें क्या होता है, एक ये घिरनी स्थिर होती है, दूसरी घिरनी ऊपर नीचे होती रहती है। जैसे ये रस्सी ढीली करोगे तो ये घिरनी नीचे जाएगी, और ये रस्सी जो है हुक से बंधी हुई होती है, इधर खींचोगे तो ये घिरनी ऊपर की तरफ बढ़ेगी। उसके साथ में भार भी टंगा होता है, ये भी भार ऊपर नीचे होगा। तो ये घिरनी के बारे में पढ़ देते हैं जल्दी से। इससे रस्सी का एक सिरा हुक से बंधा हुआ होता है, दूसरा सिरा दूसरा सिरा चलती घिरनी पर जाता हुआ एक स्थिर घिरनी से होकर गुजरता हुआ आता है, और लास्ट में जहाँ पर व्यक्ति पकड़े होता है वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक है, इसमें भार चलती हुई घिरनी के नीचे बंधा होता है, शक्ति लगाने पर चलती घिरनी पर तथा भार एक साथ ऊपर उठते हैं। जैसे जैसे घिरनी ऊपर उठेगी वैसे वैसे भार भी ऊपर उठेगा। ठीक है, नीचे भार नीचे की ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन शक्ति जो पी जो होती है जैसे रोके रखती है। अब देखो, यहाँ पर पी लग रहा है तो यहाँ पर भी पी लगेगा, तो यहाँ पे लिखा हर स्थान पर शक्ति का मान स्थिर होता है। तो यहाँ पर पी, यहाँ पर पी, यहाँ पर पी, क्योंकि ये पूरी रस्सी एक है। तो ये डब्लू नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, और पी जो है ऊपर की तरफ कार्य कर रहा है। तो ऊपर की तरफ कितना पी कार्य कर रहा है, 2p कार्य कर रहा है। एक ये पी, एक ये पी, और नीचे की तरफ कितना कार्य कर रहा है बल, वो डब्लू कार्य कर रहा है। तो क्या हो गया, 2p बराबर डब्लू, ये दे रखा है 2p बराबर डब्लू। तो यांत्रिक लाभ कितना हो गया, डब्लू बटे पी बराबर 2। ठीक, इसमें इसका यांत्रिक लाभ 2 होता है। ये तुम्हारे काम का नहीं है, इसको छोड़ दो। अब क्या है, पुली पुली ब्लॉक या टैकल। अब इसमें क्या होता है देखो, पहले से समझ लेते हैं क्या है। एक ये पुली है सबसे ऊपर, इसमें दो ब्लॉक होते हैं, एक ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, और एक ये ब्लॉक है अलग से। इसमें तीन पुली हैं, इसमें भी तीन पुली हैं, लेकिन इसमें दो दिखाई गई हैं तीन पुली। तो ये क्या होता है, ये एक रस्सी इससे जाता है, इससे जाते हुए सबसे नीचे वाली से, फिर इसके नीचे वाली पुली से जाते हुए इसके नीचे वाली पुली से, फिर इसके नीचे जाते हुए पुली से, फिर एक और पुली होगी वहां से जाते हुए। इसमें डब्ल्यू लटका होता है, यहाँ पे पी होता है, पूरी एक रस्सी ऐसे ऐसे बंधी होती है सारे में। तो अब देखो पढ़ लेते हैं क्या होता है। इसमें ऊपर वाले दो ब्लॉक होते हैं, ऊपर वाले ब्लॉक में हुक से साथ लटकाया जाता है, तो नीचे वाले ब्लॉक गतिशील होता है। ये वाला ब्लॉक पूरा फिक्स होता है, और ये वाला पूरा ब्लॉक फिक्स होता है। मतलब ये वाला ब्लॉक फिक्स होता है, ये वाला ब्लॉक जो पूरा होता है चलता फिरता ब्लॉक होता है। भार के नीचे वाले ब्लॉक के साथ लटका देते हैं, और दोनों ब्लॉक में घिरनी लगी होती है। ऊपर वाले ब्लॉक के नीचे एक हुक के साथ रस्सी एक सिरा बंधा हुआ होता है, तथा दूसरा सिरा घिरनियों से ऊपर नीचे होता हुआ ब्लॉक्स के सबसे ऊपर होने वाली घिरनी से ऊपर आता है, जिस पर शक्ति लगाई जाती है। यहाँ पर क्योंकि इसमें एक रस्सी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए प्रत्येक स्थान पर पी होगा। तो मतलब यहाँ पर पी होगा तो ये भी पी, इस रस्सी में भी पी, इस रस्सी में भी पी, इस रस्सी में पी। मतलब शक्ति हर जगह बराबर होगी। दोनों गुटकों घिरनियों की संख्या समान हो सकती है तथा अलग अलग भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखो तीन इसमें दिखाया गया, दो इसमें दिखाया गया, लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, जब हम लोग ये लगाएंगे तो दोनों में तीन, इसमें भी तीन, तीन तीन करके तो टोटल 6 हो जाएंगी। यदि दोनों गुटकों में घिरनियों की संख्या तीन तीन है, और टोटल कितनी होगी, 6 गिरनियाँ होंगी।
तो 6 गिरनियाँ होंगी तो 6 पी बल लग जाएगा, और लोड कितना लग रहा है, डब्लू। तो 6 पी इज इक्वल टू डब्लू, तो डब्लू बटे पी बराबर 6। तो यांत्रिक लाभ कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, जितनी गिरनियाँ होंगी उतना ही बल लगेगा। 6 पी, जैसे मान लो 8 गिरनी होती तो 8 पी, एन गिरनी है तो एन पी लग जाएगा। तो यदि गिरनियों की संख्या एन है तो एन पी हो गया, तो डब्लू बटे पी इज इक्वल टू एन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जितनी गिरनी उतना ही यांत्रिक लाभ बढ़ता चला जाएगा। डिफरेंशियल गिरनी क्या होती है, इसमें अलग अलग व्यास की 2 गिरनियाँ होती हैं, एक ही स्थिर फ्रेम पर एक ही दूरी पर लगाई जाती हैं, तथा एक तीसरी गिरनी नीचे लटकाई जाती है जिससे भार उठाया जाता है। भार को नीचे चल गिरनी के ब्लॉक के नीचे लगे हुए हुक में लटका होता है। इसमें चैन के प्रयोग किया जाता है। अब देखो, जैसे ये है, एक गिरनी बड़ी है, दिख रहा है आपको, एक बड़ी गिरनी है, एक ये छोटी गिरनी है। ये बड़ी गिरनी की त्रिज्या आर है, छोटी गिरनी की त्रिज्या स्मॉल आर है, और एक गिरनी ये नीचे लटकी हुई जिसमें डब्लू लटका हुआ है। तो ये रस्सी बड़ी गिरनी से होती हुई रस्सी ये इस गिरनी में जाती है, फिर छोटी वाली गिरनी में जाती है, फिर एक ये बाहर रस्सी निकली होती है। तो सारी रस्सी एक है, तो यहाँ पर भी पी, यहाँ पर भी पी, यहाँ पर भी पी, इस रस्सी में भी पी। तो माना बड़ी गिरनी का अर्ध व्यास आर है, छोटी गिरनी का स्मॉल आर है, जो भी ऊपर हमने दिखाया था, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो लटकाया गया भार डब्लू है, लगाई गई शक्ति क्या है, पी है। एक चक्कर में बड़ी घिरनी के द्वारा तय की गई दूरी। अब देखो, एक चक्कर मतलब पूरा ये गोल चलेगा, तो पूरा व्यास, अब परिधि कितनी होगी, 2 पाई आर होगी, तो 2 पाई कैपिटल आर। और छोटी घिरनी द्वारा कितनी दूरी तय की जाएगी, छोटी घिरनी वाला स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर इसका व्यास क्या होगा, व्यास का फॉर्मूला, या सॉरी उसका परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर। तो यदि शक्ति पी है और 2 पाई आर दूरी तय करने के लिए ऊपर की ओर तय की गई दूरी कितनी होगी। अब एक ये 2 पाई आर, 2 पाई इस कैपिटल आर तय कर रही है, छोटी वाली गिरनी 2 पाई स्मॉल आर तय कर रही है, तो दोनों को आपस में घटा देंगे, बटे 2 कर देंगे। ठीक है, तो इनपुट कितना है, बल हम लोग लगा रहे हैं पी, उसकी वजह से 2 पाई आर घूम रही है, और आउटपुट कितना है, तो डब्ल्यू है, और इफेक्टिव कितना बचा जो हमने जो घटा के निकाला था उससे गुणा कर देंगे, और फिर इसके बाद दक्षता निकाल लेंगे, आउटपुट बटे इनपुट कर देंगे, डब्ल्यू पाई आर माइनस आर बटे पी गुड़े 2 पाई आर, डब्ल्यू बटे पी गुड़े आर माइनस आर आ जाएगा। यदि दक्षता को 100% मान लेते हैं, मतलब 1 या 100 मान लेते हैं, तो यहाँ से 100 कट जाएगा, एक आ जाएगा, तो डब्ल्यू बटे पी इक्वल टू 2 आर बटे आर माइनस आर। यहाँ से आंतरिक लाभ डब्ल्यू बटे पी आ जाएगा, वेग रेशियो कितना है, 2 आर बटे आर माइनस आर। ये सब सीधे फार्मूला है, सीधे इसमें बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे रखी है, उसी फार्मूले पर देखो ये सब क्वेश्चन दे रखे हैं, आप अपने लोग लगा लेना। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, व्हील और एक्सल, पहिया और धुरी। ये बड़ा वाला पहिया है, ये छोटा वाला पहिया है, तो ये बड़ी चरखी है, ये छोटी चरखी है, इसको ऐसे समझ सकते हो, ये रस्सी लिपटी हुई है पूरी, ये छोटी वाली भी रस्सी लिपटी हुई है, इसको अपनी तरफ खींचोगे तो ये क्या है, बाहर ऐसे पहिया ऐसे से घूमता चला जाएगा, ये छोटा वाला भी घूमेगा, तो इससे क्या होगा, बाहर ऊपर की तरफ उठेगा। अगर इसको ढीला करोगे तो ये उल्टा घूमेगा और ये नीचे की तरफ जाने लगेगा। तो बड़े वाली चरखी का क्या है, कैपिटल आर जी व्यास दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, और ये छोटी वाली चरखी की दे रखी है, स्मॉल आर दे रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार के अरेंजमेंट में पहिया, व्हील तथा धुरी, एक्सल एक ही शाफ्ट में फिट रहते हैं। ये देखो, एक ही शाफ्ट में फिट है, ये शाफ्ट है, ये एक ही शाफ्ट में फिट है। इधर भी लगा हुआ है बड़ा वाला पहिया, ये छोटा वाला पहिया, फिक्स किस में, एक ही शाफ्ट में फिक्स है, तो मतलब ये शाफ्ट घूमेगा तो दोनों पहिया एक साथ घूमेंगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, एक ही शाफ्ट में लगे होते हैं, घुमाने को एक ही दिशा में इकट्ठे घूमेंगे। पहिया द्वारा व्यास धुरी की व्यास में से अधिक होता है, और पहिए पर लिपटी रस्सी सिरे पर लगी गई, लिपटी रस्सी के सिरे पर शक्ति लगाई जाती है, तथा धुरी पर लिपटी रस्सी के एक सिरे पर भार लटकाया जाता है। मान लो बड़े पहिए का अर्धव्यास कैपिटल आर, मतलब त्रिज्या कैपिटल आर है, छोटी वाली धुरी का स्मॉल आर दे रखा है। ठीक है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, मतलब बड़े वाले पहिए के द्वारा 2 पाई आर, क्योंकि ये परिधि होती है। इसी प्रकार छोटे वाले पहिए की, ये इसकी परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी। अतः पहिए पर किया गया कार्य कितना हो जाएगा,
जो पहिए पर हम लोग कार्य करेंगे वो बड़े वाले पहिए पर कार्य करेंगे, तो इसलिए P इंटू टू पाई आर, बड़े वाले का प्रति लेंगे। अब छोटे वाले की प्रति क्या होगी, डब्लू गुणे टू पाई स्मॉल आर। ये इनपुट हो गया जो हमने कार्य किया, और ये आउटपुट हो गया जो मशीन ने कार्य किया। तो इनपुट बराबर आउटपुट, टू पाई पी इजल टू टू पाई कैपिटल आर डब्ल्यू बटे टू पाई स्मॉल आर। डब्ल्यू बटे पी क्या हो जाएगा, टू पाई कैपिटल आर बटे टू पाई स्मॉल आर, आर बटे कैपिटल आर बटे स्मॉल आर। यही अपना वेग अनुपात हो जाएगा, पहले पहिए का अर्धव्यास छोटे पहिए का अर्धव्यास। यांत्रिक लाभ डब्ल्यू बटे पी तो एम ए बटे वी आर गुणे 100। सीधे सीधे फार्मूला है और कुछ नहीं है, यांत्रिक लाभ का फार्मूला है, वेग अनुपात का फार्मूला है। बस इनपुट आउटपुट हमको निकालना है, बस सारा कैलकुलेशन अपने आप हो जाएगा। और इनपुट आउटपुट कैसे निकालना होता है, इनपुट वही जो पी से लगता है, आउटपुट जो डब्ल्यू से होता है, और दोनों के द्वारा तय की दूरी इसके द्वारा तय की दूरी होता है। बस सीधे कैलकुलेशन करनी होती है। ठीक है, इसके सब न्यूमेरिकल है, उसी सीधे सीधे फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल है, आप ना कर लेना, ना समझ में आए तो पूछ लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है जैक, स्क्रू जैक। जो हम लोगों ने देखा होगा जैसे कार वगैरह या ट्रक वगैरह पंचर हो जाते हैं तो एक जैक लगाया जाता है जिससे शरीर घुमाते हैं और वो ऊपर की तरफ पहिया को उठा देता है, जिससे हम लोग जो पंचर टायर होता है उसको आसानी से बदल सकते हैं। ये देखो इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, ये जैक दिया हुआ है, इसमें होल होते हैं जहाँ पर हम लोग हैंडल फंसाते हैं, इसको गोल गोल घुमाते हैं तो ये क्या है ऊपर की तरफ जाने लगता है। ठीक है, जैसे इसको हम अगर ऐसे गोल गोल ऐसे राउंड लेंगे तो ये क्या है, ये वाला जैक जिस पे डब्ल्यू लगा है ये बाहर इसके ऊपर रखा होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे ऊपर की तरफ जाता है ये। ठीक, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं जल्दी से। किसी आधार पर टिके भार को ऊपर उठाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे गाड़ियों के टायर बदलते समय ये स्क्रू थ्रेड के सिद्धांत पर एक कार्य करता है। स्क्रू थ्रेड क्या होता है, मतलब जैसा पेचकस वाला रूल होता है। पेचकस क्या होता है, घुमाते हैं तो अंदर की तरफ घुसता चला जाता है, उल्टा घुमाते हैं तो बाहर की तरफ आने लगता है। तो मतलब हम बल लगा रहे हैं गोल गोल, और वर्क कैसा हो रहा है, सीधा सीधा हो रहा है, तो उसी के ऊपर ये कार्य करता है। अब इसकी मेन बॉडी जो होती है ये ढलवा लोहे की बनी होती है। बॉडी के ऊपर वाले सिरे पर एक नट लगा होता है जिसमें एक स्पिंडल गुजरता है। स्पिंडल के सबसे ऊपर कैप लगी होती है जिस पर भार लगा होता है, ये कैप है, इस पर भार लगता है। तो ये डब्ल्यू हो गया, और हम लोग कहाँ लगाएंगे, इस हैंडल पर लगाएंगे, तो ये अपना पी होगा। तो यहाँ पर अपना पी आएगा, यहाँ पी आएगा और यहाँ पर डब्ल्यू आएगा। अब देखो पी यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर दूरी, पूरी दूरी यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे तय, और ये भार जो है ये दूरी कैसे तय करेगा, ये ऊपर की तरफ तय करेगा। अब देखो वही कैलकुलेशन आएगी, बस सीधे 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 ऐसे ही कैलकुलेशन आ जाएगी। तो देखो एल हैंड लीवर हो गया, एच स्पिंडल की चूड़ी हो गई, मतलब ये चूड़ी के बीच की दूरी जितना ऊपर उठेगा, और डब्ल्यू द्वारा जाने, डब्ल्यू से क्या बाहर है, पी शक्ति जो हम लोग लगाएंगे। तो एक चक्कर में मशीन द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, मशीन द्वारा कार्य मतलब डब्ल्यू है, ऊपर की तरफ एच उठ गया तो एच कितना हो जाएगा, एक चक्कर में मशीन द्वारा किया गया डब्ल्यू गुणे 4। अब एक चक्कर में मशीन पर किया गया कार हमने कितना किया, कार हमने किया किया एल लंबाई की हैंडल है तो उसको चारों तरफ ऐसे घुमाया है। तो चारों तरफ घुमाया मतलब एल क्या होगी, अपनी त्रिज्या होगी, तो परिधि कितनी हो जाएगी फिर टू पाई एल। तो पी गुणे टू पाई एल इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, इनपुट बराबर आउटपुट कर देंगे तो पी गुणे टू पाई एल गुणे डब्ल्यू गुणे एच। अब यहाँ से डब्ल्यू बटे पी आ जाएगा, टू पाई एल बटे एच। ये अपना यांत्रिक लाभ हो गया, ये वेग अनुपात रेशियो हो गया। यहीं से दक्षता निकाल लेंगे अपन लोग। ठीक है, बस इतना सिंपल सा है। इसी के ऊपर फॉर्मूला दिया रखा है। तो मतलब कुल मिला के क्या होता है, इनपुट बटे इनपुट बराबर आउटपुट करना होता है, और इनपुट की दूरी निकालनी होती है, आउटपुट की दूरी निकालनी होती है। तो सीधे सीधे फॉर्मूले पे रख के हम लोग न्यूमेरिकल कर लेंगे। अब उसके बाद गियर आता है, गियर व्हील। अब गियर हम लोगों ने देखा होगा, एक बड़ा गियर दिया एक छोटा गियर देखा है, ऐसा हमने कहाँ देखा होगा, साइकिल में देखा होगा। पीछे वाला जो होता है वो छोटा होता है, बड़ा जहाँ पे पैडल मारते हैं वो बड़ा होता है। तो गियर एक प्रकार के दांत के पहिए होते हैं जिसमें एक ही सेट में कम से कम दो गियर अवश्य होते हैं। तो एक ये गियर है, एक ये गियर है। इनके दांतों का आकार एक जैसा होता है, बड़े गियर के दांतों की संख्या अधिक होती है। इसमें गियर के ये वाले जो आकार है ना, छोटे वाले ये एक ही जैसे साइज होते हैं, बस ये क्या होता है, इसकी त्रिज्या छोटी है, इसकी त्रिज्या बड़ी है, इतना फर्क होता है। उदाहरण के लिए साइकिल के दो गियर होते हैं जो निरंतर एक चेन के द्वारा जुड़े होते हैं, बड़े गियर को ड्राइविंग गियर कहते हैं तो छोटे गियर को ड्रिविंग गियर कहते हैं। अब बड़े गियर को क्या होते हैं, जो ड्राइविंग जो खींच रहा हो, और जो छोटे गियर को ड्रिविन मतलब जो खींच रहा हो, ये खींच रहा होता है, ये खींच रहा होता है।
तो बल लगाने पर ये एक ही दिशा में घूमते हैं। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो ये भी ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा तो ये ऐसे घूमेगा। तो ये एक ही दिशा में घूमते हैं। अब देखो उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें भी इनपुट आउटपुट करके बराबर करना पड़ेगा। अब देखो एल पैडल क्रैंक की लंबाई है। जब पैडल अपना होता है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, तो यहाँ पर पिन पॉइंट होता है, तो ये बड़ा वाला व्हील यहाँ लगा होता है, और ये जाके रस्सी छोटे वाले व्हील यहाँ पे चैन फंसा होता है, जिसमें हम लोगों का बड़ा सा पहिया लगा होता है। ठीक है, ये से बड़ा सा पहिया लगा होता है। तो हमको गियर से मतलब, तो छोटा गियर ये बनाया है, बड़ा वाला ये लगाया, और ये हो गया पैडल, और एक ये हो गया पैडल। तो पैडल क्रैंक की लंबाई कितनी है, ये पूरी एल दे रखी है। ठीक है, ये एल दे रखी है। अब एन ड्राइवर गियर की धातुक संख्या, तो ड्राइवर गियर बड़ा वाला है, इसके धातुक संख्या क्या है, कैपिटल एन। और छोटे धातुक ड्रिवन गियर के धातुक जो छोटा वाला गियर है उसके स्मॉल एन है। अब आर ड्राइवन गियर की त्रिज्या है, ये बड़े वाले की आर है, कैपिटल आर। ठीक है। अब कुल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस डब्ल्यू जो है कुल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है, और पी शक्ति है। यहाँ पर पी लगेगा, यहाँ पर डब्ल्यू लगेगा। अब याद रखिएगा, अभी आउटपुट बराबर इनपुट करेंगे हम लोग। तो यदि पी शक्ति लगाई जाए तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, पी है ये, तो कितनी होगी 2 पाई एल। ये एल था ना पेडल की संख्या, तो 2 पाई एल। ठीक है। तो एक तरफ हम लोग क्या रखेंगे, पी गुणे 2 पाई एल। याद रखना ये हम लोग पहले से याद रख लेना, क्योंकि शक्ति द्वारा लगाया गया है। अब पहिए के चक्कर क्या है, ये कैपिटल एन है, ये स्मॉल एन, तो पहिए के चक्कर क्या होगा, एक पहिए का चक्कर क्या होगा, पूरे वाले चक्कर का, पूरे वाले पहिए का चक्कर स्मॉल एन बटे कैपिटल एन होगा। ठीक है। तो पैडल के एक चक्कर में द्वारा साइकिल की तय की गई दूरी कितनी होगी, तो साइकिल की तय की गई दूरी होगी, क्योंकि साइकिल की त्रिज्या हम लोगों को दे रखी है, ये ये आर, तो 2 पाई आर हो जाएगी। अब 2 पाई आर और एन बटे स्मॉल एन जरूर गुणा कर देते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों के दांतों का अनुपात होता है ये करेंगे तभी हम लोगों की सही दूरी आएगी। अब किया गया कार्य देखो क्या है, अब किया गया कार्य, अब इसको हम थोड़ा हटा देते हैं। मिनट, एक मिनट। किया गया कार्य, अब देखो ये जो है 2 पाई आर है, ये जो है 2 पाई आर है, ये गलत दे रखा है। यहाँ पर एन बटे एन का गुणा होगा बराबर, ये बराबर में आएगा 2 पाई एल, ये गलत दे रखा है। देखो डब्लू गुड़े 2 पाई आर, डब्लू गुड़े 2 पाई आर, एन इंटू एन इज इक्वल टू पी, ये 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 से गुणा होगा। अब ये क्या, 2 से 2 ये कट जाएगा, पाई से ये पाई कटेगा, तो क्या बचेगा, WR N, ये वाला एन इधर चला जाएगा, तो WR कैपिटल एन इधर बचेगा, बराबर P गुड़े एल गुड़े स्मॉल एन। तो WR N बराबर P गुड़े एल गुड़े एन आ जाएगा। तो यहाँ से W बटे P, ये इसमें गलत दे दिया है, गलत छप गया है, तो W बटे P बराबर एल स्मॉल एन बटे कैपिटल आर एल एन, और कैपिटल आर और कैपिटल एन आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे गलत दे रखा है, यहाँ पे कैपिटल एन आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। एक कैपिटल एन है डब्ल्यू की जगह, बस ये अपना यांत्रिक लाभ हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब यहाँ से जब ये कैपिटल एन हो जाएगा, यहाँ पे वेग अनुपात हो जाएगा 2 पाई एल गुड़े आर बटे एन, तो एल एन बटे आर एन आ जाएगा। ये एल एन बटे आर एन है, ये डब्ल्यू नहीं, ये एन है। अभी मैंने पहले लिखा था पीछे वीडियो में, आप बैक करके देख लेना, थोड़ा नोट कर लेना। अब ये सीधे फॉर्मूले पे हम लोगों के सीधे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब सारे न्यूमेरिकल इनको लगा डालना, और फिर जो होगा, जो डाउट होगा वो पूछ लेना।